हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपका सभी का स्वागत है ज्ञान तर्क चैनल पर। और आज हम देखेंगे वेक्टर के रिलेटेड कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी अच्छे से बनी रहे। तो बच्चों, हमने सीखा था कि यदि हमारे पास में कोई दो वेक्टर हो, हमारे पास में क्या हो, कोई दो वेक्टर हो, तो आपको दो वेक्टर कुछ ऐसे दे रखे होते हैं। ये दो वेक्टर इस तरह से दे रखे हो और आपको इनका रिजल्टेंट लिखना हो। क्या करना हो? रिजल्टेंट। तो आप सिंपली क्या करते हैं, इस तरह से ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लेते हैं। ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर रखा होगा। सेकंड केस हमारे पास में ये निकल के आया था कि यदि हमारे पास में एक ही जगह पे दो वेक्टर दे रखे हो, यानी एक ही जगह से ओरिजिनेट दो वेक्टर हो रहे हो, एक ए वेक्टर के नाम से और एक बी वेक्टर की, तो इस केस में हमने देखा था कि इसको यहाँ से पैरेललोग्राम जनरेट कर लेते थे। क्या करते थे? एक पैरेललोग्राम जनरेट करते थे और फिर पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग बाकी की कंडीशन देखते थे। तो क्या बोला था, अगर पैरेललोग्राम जनरेट करेंगे तो ये भी बी वेक्टर हो जाएगा और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा। इतना हमने देख लिया था। और यहाँ से ये वाला पार्ट कितना होगा? बी वेक्टर। अब इसी के में से मैं दिखाता हूँ आपको कि यदि मेरे पास में ऐसे हो, इसी के अंदर से आपको समझ में आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, यानी तो यहाँ से अपन ऊपर की तरफ मिलाते हैं तो ये जो सामने वाला पार्ट आता है ये कितना निकल के आता है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और मैंने काफी बारीकी से इस पॉइंट को समझाया भी था। अगर यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ से एक डायगोनल नजर आएगी। क्या नजर आएगी? डायगोनल नजर आएगी। तो पैरेललोग्राम के एक डायगोनल तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनती है और दूसरी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनती है। सिमिलरली अगर ऐसा हो, ठीक है, ये एरो इस साइड में और यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ ज्वाइन करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, ये नीचे की तरफ इसको मिलाते हैं ऐसे। अभी ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अब ये कितना बनता है? तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ध्यान क्या देना था, एरो किस साइड में मूव कर रही है? सामने वाली। अगर ए की तरफ जा रही है तो पहले ए आएगा फिर बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इतना हमने पढ़ लिया था। अब सेकंड केस आपको थोड़ा समझना है कि अब मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में, ठीक है, एंगल कितना है? इनके बीच में एंगल थीटा है। तो वो वाली कंडीशन आपको कैसे नजर आएगी? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और इसके बीच का एंगल थीटा, तो ये ऐसे नजर आएगा। अब मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज इसी के रिलेटेड पूछना चाहूंगा। अगर मुझे, अगर बच्चों मुझे रिजल्टेंट और वन ऑफ द वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो, क्या करना होगा? रिजल्टेंट और वन ऑफ द वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो, तब उस केस को कैसे हम यहाँ पे मैनेज करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पे रिजल्टेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर है और मैं यहाँ पे रिजल्टेंट यहाँ से जनरेट करूंगा। तो देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको मैं क्या बोलूंगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोलूंगा। ठीक है, यहाँ तक। अब मान के चलो ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना है? थीटा है। और मुझे ये फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाई क्या है? बताओ फाई क्या है यहाँ पे? तो फाई है बच्चों आपका एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट और वन ऑफ द वेक्टर। तो ये फाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब फाई की वैल्यू जब फाइंड आउट करवा रहेंगे उस केस में आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमेशा गिवन होंगे। तो आपको रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, लेट से मैंने नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी और ये नाम दे दिया डी। ठीक है, अब ये सामने वाला बी वेक्टर है और ये इस तरह से एक पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर होगा। कितना होगा? बी वेक्टर। और ये एंगल थीटा होगा। कितने को समझ में आ गया? ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्योंकि आप जब भी एंगल की बात करते हो तो बच्चों थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। एंगल, तो एंगल हमेशा जनरेट करना हो तो एक ही जगह से दो वेक्टर अगर निकल रहे हैं तो उनके बीच में जो एंगल होता है उसी को अपन थीटा बोलते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलते हैं। ये आपको डॉट प्रोडक्ट में भी काफी हेल्प देगा, लेकिन अभी समझने की कोशिश करना। थीटा जो एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है उसका ज्योमेट या मीनिंग क्या होता है? तो एक ही जगह से दो वेक्टर अगर निकल रहे हैं तो उनके बीच का जो रोटेशन होता है उसी को एंगल बोलते हैं। या हमारे पास में ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक ही जगह पे दो वेक्टर मिल रहे हो, एक ही जगह पे क्या हो? दो वेक्टर मिल रहे हो। अब इस केस में भी जो एंगल बन रहा है उसी को अपन थीटा बोलेंगे। ऐसे कंडीशन में
या तो एक जगह दोनों मिल रहे हो या एक जगह से दोनों निकल रहे हो। एक जगह दोनों मिलना या एक जगह दोनों निकलना, उसी को अपन थीटा बोलते हैं। आपको समझ में अगर आए तो ये इसी का ही स्पेशल केस है पहले वाले का। अगर मैं थोड़ा सा उसको एरो को आगे बढ़ा दूं तो देखिए ये पहला वाला केस ही बन जाता है, और हम जानते हैं ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो इसको बढ़ा देंगे तो ये मेरा ए वेक्टर, और इसको आगे बढ़ा रहा हूं तो ये बी वेक्टर है। तो देखो एक ही जगह से दो ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो एक जगह दोनों की हेड का मिलना या एक ही जगह दोनों का टेल का मिलना, उस केस में एंगल थीटा लिया जाता है। अगर ऐसा हो तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे की टेल मिल रही है, तो उस केस में एंगल ये वाला नहीं लेके बार वाला एंगल लिया जाएगा। क्या करेंगे, एंगल कौन सा लिया जाएगा, बार वाला। इसको आगे एक्सटेंड करना है तो मैं इसको ए वेक्टर बोलूंगा, और अब ये थीटा बोला जाएगा, न कि ये वाला अंदर का एंगल बोला जाएगा। अब इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होते हैं, एक ही जगह से निकलने वाले दो वेक्टर के बीच में। अगर एक की हेड और एक का टेल मिल रहा है तो उस केस में क्या करोगे, नीचे वाले वेक्टर को आगे एक्सटेंड करोगे, और एक्सटेंड करने के बाद उसके बीच एंगल बनाओगे जब आपको दोनों की टेल एक जगह से मिलती हुई दिख जाए। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन और करूंगा, अभी आप समझने की कोशिश करना कि अगर ये ए वेक्टर है और तो ये आगे मैंने बढ़ा दिया, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, लेकिन लेंथ अलग हो जाएगी। डायरेक्शन देखो, एंगल हमेशा डायरेक्शन के बीच में होता है, लेंथ की बात नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब आपको थोड़े से कंपोनेंट करने आते हैं, तो सामने वाला पार्ट कितना हो जाएगा, मोड बी साइन थीटा होगा। कितनी बात समझ में आ रही, आपको थोड़ा सा ये फिजिक्स के अंदर से आइडिया है, हम 12th के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो ये डी से सी तक की लेंथ, बच्चों मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, कितनी होगी, मोड बी साइन थीटा। और ये वाली लेंथ कितनी होगी, बी से सी तक की लेंथ, तो ये वाली लेंथ बी से सी तक की मोड बी और कॉस थीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मोड बी कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब आपको एंगल निकालना है, तो बच्चों ध्यान हो तो अपन ट्रायंगल ट्रेन टेंथ के अंदर भी पढ़ते थे, जब भी एंगल निकालना हो तो कहेंगे टेन थीटा की हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं, टेन थीटा की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपको ट्रायंगल छोटा सा दिख रहा होगा, कौन सा, बी सी और डी ट्रायंगल दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल के अंदर तो पहले रिजल्टेंट और वन ऑफ द वेक्टर के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल मैं लूंगा, बी सी डी ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में देखो, आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से टेन थीटा लिखने की, अगर मुझे एंगल बिटवीन निकालना है तो अब आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अगर मुझे थीटा निकालना है तब तो इसी से काम चल जाएगा, मोड बी बाई, ठीक है, यहाँ से। लेकिन बच्चों ध्यान दो, मुझे तो निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे बी सी डी की बजाय थोड़ा सा आपको ए सी डी पे ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी ट्रायंगल, देख पा रहे हो। अब बताओ, यहाँ से आपका फाइव एंगल निकलेगा, तो मैं टेन फाइव लिखने की कोशिश करूंगा। तो बताओ टेन फाइव कितना हो जाएगा, मोड बी साइन थीटा अपॉन, अपॉन में कितना आएगा, बेस कितना है, बेस आपका ए से बी और फिर बी से सी तक टोटल लेंथ। तो बताओ ए से बी तक की लेंथ ये कितनी है, तो ये वेक्टर ए है, तो ये मोड ए हो जाएगा। कितना होगा, मोड ए। तो बेस टोटल कितना हो गया, मोड ए प्लस मोड बी, और ये कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपको देखो, थीटा भी नॉन होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के मॉडुलस भी नॉन होंगे, तो आप आसानी से रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको टेन फाइव मिलेगी, और टेन फाइव की जो वैल्यू मिलेगी उसमें से आपको फाइव चाहिए, तो आप टेन इनवर्स सामने लेके जाके कैंसर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे आगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या सीखेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस मुझे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे आपको सेम इसी फिगर को नेक्स्ट पेज पे जाके ड्रॉ करना है, जिससे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना सीखेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मॉडुलस या उसकी लेंथ निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो उसको देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने जस्ट जो पिछला वाला डायग्राम बनाया था उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उस डायग्राम में हमने क्या देखा था कि आपके पास में ये कंडीशन बनती थी, अच्छा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था। ठीक है, और क्या था, और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद में ये वाला पार्ट, इसको मैंने ए बी सी और डी नाम दे दिया था। अब आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, जिसमें ये वाला पार्ट मोड बी साइन थीटा था, और ये दो पार्ट बन गए थे, मोड ए
यहाँ से यहाँ तक तो, और उसके आगे वाला पार्ट मोड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब यहाँ पे सिंपली आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का जो मीनिंग होगा वो होगा ए से डी तक की लेंथ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, ए से डी तक की लेंथ होगा। अब बताओ ए से डी तक की लेंथ को निकालना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्या पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, तो आपको पता है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर प्लस प्लस क्या होगा सी डी का स्क्वायर। आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ए डी की जगह में क्या लिखूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर लिखेंगे। ए सी कितना है, ए से सी तक, तो आप देखो यहाँ पे मोड ए प्लस मोड बी और कॉस थीटा, ये टोटल आपका ए सी है और इसका मुझे स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा मोड बी और साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना ठीक है। अब आपको यहाँ से ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आप देखोगे तो मोड ए का स्क्वायर मोड बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस कितना आएगा 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा प्लस मोड बी का स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, क्या करूंगा सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये कितना बन जाएगा, मोड बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है। तो ये सिंपली आपको ऐसे बचेगा मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी और कॉस थीटा। देख पा रहे हो, और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो बच्चों यहाँ से ये एक तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर बन के आया है। तो मुझे तो ए प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से जो लिखूंगा तो मैं अंडर रूट लगा दूंगा, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा अंडर रूट लगा दूंगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ, केवल अंडर रूट लगाना है अंदर। तो ये आप क्या लिखोगे मोड ए का होल स्क्वायर मोड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी और कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर बीच में माइनस आ जाए, ठीक है, ये तो हमने एडिशन का निकाला, ऐसे सब्ट्रैक्शन आ जाए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली प्लस की जगह माइनस कर लेना है पर ये वाले टर्म के अंदर। ठीक है, तो ये मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर माइनस 2 मोड ए मोड बी और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान हो तो आप फोर्स वगैरह निकाल देते, अगर मान के चलो आपके F1 और F2 है, क्या है ये ध्यान हो तो इसमें ए वेक्टर लेते हैं और ये इस साइड में क्या लेते हैं बी वेक्टर लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपकी दो फोर्स है उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे ए की जगह F1 समझ लेना और बी की जगह F2, तो उससे भी ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। पर ध्यान रहे एंगल दोनों के बीच में ले जाता है जिनके हेड या टेल एक जगह से निकल रहे हो। अब देखो एक पॉइंट याद रखना क्योंकि ये कई जगह काम में आएगा। लेट से ये ए बी और सी एक ट्रायंगल है जिसमें इस वाली साइड को मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये बी वेक्टर से। ठीक है, नाम में ही समझना, और ये सी वेक्टर है। अब आपको यहाँ से इनके बीच के एंगल के बारे में समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली एंगल कौन सा है इनके बीच में। तो देखो इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये जो एंगल है इधर वाले का एंगल बोल रहा हूं मैं एल्फा, तो ये एल्फा किसके बीच में है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। एल्फा एंगल किसके बीच में, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। आप ये अंदर वाला एंगल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इसको एक्सटेंड आगे करोगे। ठीक है, तो ये बाहर को जो एंगल बन रहा है, लेट्स से इसको मैंने बीटा नाम दे दिया, तो ये बीटा एंगल किसके बीच में, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में। सी की एरो इस साइड में लग रही है। ठीक है, और ऐसे आगे इसको एक्सटेंड करेंगे और इसको मैंने गामा नाम दे दिया, तो गामा एंगल किसके बीच में बनेगा, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में बनेगा। गामा एंगल किसके बीच में बनेगा, सी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे एक बाउंडेड फिगर है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के इक्वल टू आएगी, यानी रिजल्टेंट इन तीनों का मिलकर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये बाउंडेड फिगर बन रहा है। ठीक है, तो ये
जो बात मैंने की इनसे रिलेटेड आपको पिछले लेसन पढ़ा दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने क्यों रिवीजन करवा दिया, क्योंकि ये थ्रू आउट काम में आएगा आपके आने वाले लेसन के अंदर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसी से कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यानी दो यूनिट वेक्टर का समेशन एक यूनिट वेक्टर है, देन प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3। तो उनके बीच के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो √3 है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो दे रखा है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, लेट यूनिट वेक्टर एक तो ए है और दूसरा कितना है बी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये 1 है, ठीक है। दो यूनिट वेक्टर है तो मोड ए एंड मोड बी इक्वल टू 1 एंड सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो एंड क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखना चाहें तो एंड लिखेंगे दोनों का समेशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा और वो कितना है 1 है। बच्चों यहाँ पे 2 मत लिख लेना, क्योंकि ये दो वेक्टर ऐड करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है। सम, ये क्या हो गया, सम इज इक्वल टू 1। इतना आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है या प्रूव करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू √3, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करें, कैसे करना चाहिए? तो देखिए, हमने देखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जस्ट पिछले वाले केस में देखोगे तो उसके बीच में आपको थीटा यानी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। तो मैं पहले इसको देखना चाहूंगा। तो इसमें दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दें, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अगर मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं तो ये बन जाएगा बच्चों आपका मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर प्लस 2 मोड ए मोड बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये वाली वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, मैग्नीट्यूड वाइज 1 है, तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये आपको कॉस थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 दे देगा। कितना देगा, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, इतना, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो। कॉस की वैल्यू -1/2 हो तो थीटा कितना होता है, 120 डिग्री होता है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसको, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस मुझे निकालना है। ये कितना आएगा, √ऑफ मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस 2 मोड ए मोड बी और कॉस थीटा, इतना, ठीक है। अब आप इनकी सबकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 और यहाँ पे 1, ये 1 और कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/2 है। अब कॉस की वैल्यू -1/2 है तो बच्चों यहाँ से आपको बिल्कुल ही आसानी से दिखने लग जाएगा 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देखो, इस टाइप से हम बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें सम और डिफरेंस से रिलेटेड आपको कुछ मेथड यहाँ पे देखने हो। तो उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको हम ज्योमेट्री की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं और आगे आपको कभी मैं समझाऊंगा तो ज्योमेट्री की मदद से भी आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को समझाया जा सकता है। अभी मैंने केवल फॉर्मूले की मदद से समझाया, अगर ज्योमेट्री से समझने की कोशिश करेंगे तो भी आसानी से ये हो जाता है, ठीक है। अब आगे वाला कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको एक ओवरऑल इस वीडियो के अंदर कुछ पार्ट मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, ये IIT 2010 का ही है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार, और ये अगर अपने समझ में आ जाता है तो फिर आगे आपको कुछ और क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन में ऐसा है, इफ PQRS बी द पॉइंट इन द प्लेन, ये क्या है, एक प्लेन में पॉइंट है विथ पोजिशन वेक्टर, इनके पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, तो ये एक तरह से 2D का ही है, इसमें J का कॉम्पोनेंट है नहीं तो इसलिए आपको 2D में समझना है। तो PQRS, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्री बना दी क्योंकि, ठीक है, ये PQRS बना दिया। अभी मुझे आइडिया नहीं है तो P, अच्छा P में कितना है, -2i - j है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पॉइंट वाइज -2, 1। हमने समझा है पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग पॉइंट देखें तो क्या होते हैं। अच्छा, अगला वाला कितना है, ये 4,0 है। Q R के देखेंगे तो 3,3 है और S कितना है, -3,2 है। अब मुझे बताना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS मस्ट बी, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो आपने छोटी क्लासों में जरूर कर रखे होंगे, जिसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करने होते थे तो बेसिकली कहीं की लेंथ और डायगोनल, साइड की लेंथ और डायगोनल के बीच में कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है।
तो मैं यहाँ पे फटाफट से वैल्यू लिखना चाहूंगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यानी पी क्यू का लेंथ निकालना चाहे तो कितना आएगा। तो बच्चों यहाँ पी क्यू का लेंथ निकालना चाहेंगे तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। 4 - 2 यानी 6 का स्क्वायर और 0 एंड 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √37 आ जाएगा। अगला लिखेंगे तो कितना आएगा, क्यू आर आएगा। तो क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्यू आर कितना आ रहा है, तो 4 - 3 1 प्लस 1 प्लस और ये 9, ठीक है। तो ये √10 निकल के आ रहा है। फिर निकालना चाहेंगे तो आर एस। तो आर एस की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ। तो आर एस की वैल्यू निकालना चाहेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू देखो कितनी निकल के आ रही है, -3 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये √37 आ रही है। और निकालना चाहेंगे पी एस की वैल्यू, ठीक है। तो पी एस की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ रही है, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ रही है √10। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में ये जो पी क्यू है वो वाली लेंथ उसकी ऑपोजिट जो लेंथ है उसके बराबर आ रही है। आप लेंथ वाइज देखोगे तो ये दोनों बराबर है, ठीक है, और ये दोनों बराबर है। तो आप कह सकते हो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है और यहाँ पे ये आपस में बराबर है, ठीक है। ऑपोजिट साइड बराबर है, ऑपोजिट साइड बराबर है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये पैरेललोग्राम होगा या ये रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर तो है नहीं, तो हमारे पास में ये स्क्वायर और रोम्बस वाला केस तो हट गया। अगर होगा तो या तो रेक्टेंगल होगा और पैरेललोग्राम विच नॉट ए रोम्बस और रेक्टेंगल। अब रोम्बस और रेक्टेंगल, अब रोम्बस तो है नहीं, रेक्टेंगल है या नहीं इसके बारे में पता करना है। तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है, इसमें डिफरेंस कैसे पता करते हैं, तो आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे डायगोनल की लेंथ निकालूंगा तो एस क्यू की लेंथ निकालते हैं, कितनी आ रही है, एस क्यू की लेंथ निकालेंगे तो एस और क्यू दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से लिखूंगा मैं तो कितना होगा, 4 माइनस तो प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो √53 आ रहा है, ठीक है। ऐसे में निकालूंगा तो पी आर की लेंथ लिखूंगा तो पी आर कितना निकल के आएगा, 3 + 5 25 + 4 16, ठीक है। तो कितना आ रहा है, √51। बस दोनों आपस में बराबर है क्या, एस क्यू इज नॉट इक्वल टू पी आर। एस क्यू और पी आर बराबर नहीं है। अब एस क्यू और पी आर बराबर नहीं है तो ये रेक्टेंगल भी नहीं होगा। रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल की लेंथ तो क्या होती है, अगर आप दोनों ऐसे देखते हो तो ये वाली जो पार्ट होता है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या होती है, अलग अलग होती है कि बराबर होती है। यहाँ पे लेंथ है, पर पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है। तो टिल्टेड के केस में तो ये वाला केस सही हो जाएगा हमारे पास में, ये पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस और नॉट ए रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरह से क्वेश्चन टिल्ट करने होते हैं अगर आपको 2D के अंदर पॉइंट वगैरह दे रखे हो। और अगर 3D में होते हैं तो भी हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन से ये समझ में आया होगा कि हमारे पास में जो पहले वाले मेथड है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको उसको अप्लाई करते समय पहले वाली कंडीशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। इस पे पता नहीं कितने सारे आगे जाके मल्टीपल कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। तो यदि हम ये समझ जाते हैं तो आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन हमको इजी लगने लग जाएंगे। तो देखो, यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर है तो हम ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर लिख सकते हैं, या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर लिख सकते हैं। ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब कोलिनियर का मतलब क्या है, तो बच्चों समझने की कोशिश करना कि लेट से ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और इसी साइड में ये कोई बी वेक्टर है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। या ऐसा भी हो सकता है, ये वेक्टर इस साइड में है और ऐसा बिल्कुल इसी साइड में बी वेक्टर आ जाए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब कोलिनियर का मतलब समझना बच्चों ऐसे होता है कि यदि आप देख पा रहे हो तो ये एक पेन है मेरे हाथ में और ये दूसरी पेन है। अब इन दोनों पेन को आप देखोगे तो ये दोनों एक ही लाइन में, ये दोनों क्या है, एक ही लाइन में। और हमने स्टार्टिंग में वेक्टर में पढ़ा था, जो भी हम यहाँ पे वेक्टर पढ़ रहे हैं मैथ के अंदर, ये फ्री वेक्टर होते हैं। फ्री वेक्टर मतलब उनकी कोई जगह फिक्स नहीं होती, बस डायरेक्शन हमें देखनी होती है। तो फ्री वेक्टर होते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही घुमा भी सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ। तो जब ये ऐसे डायरेक्शन चेंज किए बिना अगर मैं उसको आगे पीछे कर रहा हूँ, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो देखो डायरेक्शन ऐसी कैसी है,
बट डायरेक्शन चेंज किए बिना अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो ऊपर नीचे करने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर एक को फिक्स रखा जाए और दूसरे का रखा जाए तो एक दूसरे से क्या है, ये एक तरह से पैरेलल ही है, एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे दो वेक्टर जो डायरेक्शन वाइज एक ही साइड में हो, या ऐसा हो सकता है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बस ऐसा नहीं हो कि ये इनके बीच में कुछ एंगल अलग बन जाए। अगर दो वेक्टर कुछ ऐसी कंडीशन दे रहे हैं या ऐसी दे रहे हैं, तो उस केस में जो कंडीशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। अब कोलिनियर में दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं और उनके बीच में एंगल समझना है, तो उसको नजदीक लेके आओ और वहां समझने की कोशिश करोगे, तो उनके बीच में या तो मुझे जीरो एंगल दिखेगा या 180 दिखेगा। क्या दिखेगा, या तो जीरो एंगल दिखेगा या 180 दिखेगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों की डायरेक्शन तो एक ही तरह से, या तो दोनों की डायरेक्शन आगे की तरफ है या एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। अब फर्क क्या है इनमें, इनकी लेंथ पे फर्क है, इन पे क्या है, लेंथ पे फर्क है। तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर की बात करें तो यहां से हम आगे से हमेशा कंडीशन ध्यान रखेंगे कि ये डायरेक्शन वाइज दोनों एक जैसे होंगे। बस इन दोनों में फर्क क्या है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैं कंपेयर करना चाहूं तो यहाँ पे बी वेक्टर की आपको लेंथ ज्यादा दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी, लेंथ ज्यादा दिख रही होगी। अब आप याद करो, वेक्टर के अंदर कोई स्केलर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, डायरेक्शन तो वही रहती है, लेंथ बढ़ जाती है, डायरेक्शन वही रहती है। तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो इनके बीच में रिश्ता क्या होगा, ये बी वेक्टर है वो समथिंग मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर होगा, समथिंग कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे बी वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट समथिंग कुछ भी इनटू ए वेक्टर। अब इससे क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अगर मेरा कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे, आगे की तरफ भी होंगे या दोनों पीछे की तरफ हो सकते हैं। और अगर कॉन्स्टेंट नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, एक आगे की तरफ होगा और एक पीछे, यानी एंगल 180 का बन रहा होगा। तो यहाँ पे कोलिनियर और पैरेलल की केस ये एक ही बात है। अगर मैं कहूँ कि कोलिनियर और पैरेलल तो इसका मतलब वेक्टर की नजर से एक ही होने वाला है। तो आप आगे से हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा क्या बता रहा है, ये लेंथ क्यों कम ज्यादा के लिए बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा वेक्टर एक बड़ा वेक्टर, तो छोटा वेक्टर कुछ समथिंग मल्टीपल ऑफ बड़ा वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आप ध्यान रखोगे। अगर हम चाहें ए वेक्टर तो लैम्डा टाइम बी वेक्टर लिख सकते हैं, या बी वेक्टर को लिखना चाहें तो लैम्डा टाइम ए वेक्टर लिख सकते हैं। अगर कोई से एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, यदि कोलिनियर है, ध्यान सुनना, कोलिनियर है उस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो आपको दो कंडीशन बताइए, जीरो हो सकता है या 180 हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी बन सकती है अनलेस आपको डायरेक्शन नहीं पता। अगर एग्जैक्टली दोनों वेक्टर दे दी जाए तो हम आगे सीखेंगे दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोलिनियरिटी वाला, दो वेक्टर कोलिनियर का मतलब क्या होता है। अब आपको सेकंड केस समझना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपसे कह रहे हैं कि यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये नॉन कोलिनियर है, ये क्या है, नॉन कोलिनियर है। ध्यान से, पिछले वाला हमने केस पढ़ा है कोलिनियर का, अब ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है। लेट से एक वेक्टर इस साइड में और एक ऐसे, तो इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। ठीक है, ऐसे ही दो वेक्टर है और हमारे पास में कुछ एक्स एंड वाई स्केलर है, स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट है, और उसकी मदद से हम लिख रहे हैं ये वाला रिजल्ट लिख रहे हैं, ए एंड बी नॉन कोलिनियर है, और उसके बाद में हम एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं। तो उसका कंक्लूजन क्या है, एक्स और वाई को जीरो होना पड़ेगा, एक्स और वाई को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ये कंडीशन। अब ये दिमाग में आती है कि कैसे निकल के आई, ये कहां से आई, तो इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं, आप समझना। अब देखिए आपके पास में, ये मैं प्रूफ समझा देता हूं, ये कैसे निकल के आता है। देखो एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर, यहाँ पे एक्स और वाई स्केलर है, तो देखिए मैं वाई टाइम बी वेक्टर इज इक्वल क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स टाइम ए वेक्टर, और यहाँ से बी वेक्टर लिखेंगे तो माइनस एक्स बाई वाई और ए वेक्टर। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन तो एक तरह से कॉन्स्टेंट ही है, ये वाली कंडीशन क्या है, कॉन्स्टेंट ही है। तो लेमडा इसको अगर लिखा जाए तो लेमडा इंटू ए वेक्टर हो जाएगा, और ये कंडीशन क्या निकल के आ रही है, ये कंडीशन निकल के आ रही है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की कोलिनियर की। अच्छा, ये सेम कंडीशन पैरेलल में होती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो भी क्या होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। मैंने बोला पैरेलल और कोलिनियर एक जैसे ही होते हैं, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो देन, तो ये कोलिनियर होना चाहिए।
पर क्वेश्चन में तो मना कर रखा है, क्वेश्चन में मना कर रखा है कोलिनियर नहीं है। तो यहां से हमें कंडीशन मिल रही है बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर के सिमिलर, और ये कोलिनियरिटी कंडीशन होती है, और हमने स्टार्टिंग में पॉइंट मना कर दिया है। तो इसका कंक्लूजन ये, यहाँ पे एक्स बी और ए को लैम्डा टाइम आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही कंडीशन बचती है कि एक्स और वाई जीरो हो जाए। भाई बी टाइम लैम्डा टाइम ए वेक्टर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से एक्स और वाई कहेंगे कि हम जीरो हो जाते हैं। क्या कहेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू जीरो रख लेते हैं, फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर जबरदस्ती ऐसा लिखा है एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो लिखा है, ऐसा अगर लिख के दे दिया है, तो उस कंडीशन में बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अगर नॉन कोलिनियर के बाद में भी ये एक्सप्रेस करके जीरो लिख रहे हैं, ठीक है। देखो सिमिलर रिजल्ट आपको आगे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलर रिजल्ट अगर हमारे पास में तीन वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है, ये नॉन कोलिनियर है। क्या है, ये नॉन कोलिनियर है, ध्यान समझना, ये नॉन कोलिनियर है। और उसके साथ साथ में हमने उसको ऐसे लिख दिया एक्स टाइम ए वेक्टर वाई टाइम बी वेक्टर और जेड टाइम सी वेक्टर इक्वल टू जीरो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर नॉन कोलिनियर है एंड ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन इसका कंक्लूजन ये निकल के आएगा एक्स वाई और जेड ये तीनों ही जीरो होने चाहिए, ये तीनों ही क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। सिमिलर इसी पैटर्न से आप देख सकते हो, ये तीनों ही क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर इसको हम जाके प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अभी आप इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ए और बी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कोलिनियरिटी कंडीशन दे रखी है, लेकिन हमने मना कर रखा है, तो यहाँ पे केवल और केवल एक मजबूरी बचती है कि एक्स और वाई जीरो हो जाए, एक्स और वाई क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर इक्वल टू जीरो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू जीरो हो जाए, और जैसे इंडिविजुअल वैल्यू जीरो होती है तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडिविजुअली जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कोलिनियरिटी वाली कंडीशन समझ में आपको आ जानी चाहिए। अभी जो मैंने पॉइंट आपको एक्सप्रेस किया था इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, और ये एग्जैक्टली तीनों जीरो क्यों आते हैं इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है कि कोलिनियरिटी हमें अगर 3 पॉइंट की देखनी हो, कितने पॉइंट की देखनी हो, 3 पॉइंट की। अभी हमने क्या देखा था, 2 वेक्टर की कोलिनियरिटी देखी थी। 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, अब 2 पॉइंट आपने बना दिए और उसको मिलाओगे तो एक लाइन तो बनेगी नहीं बनेगी, तो 2 पॉइंट कोलिनियरिटी की बात तो ऑब्वियस और अंडरस्टूड मान ली जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास में 3 पॉइंट है या 2 वेक्टर है, वो एक ही बात होती है। 3 पॉइंट की बात करें या 2 वेक्टर की बात करें, तो ये सिमिलर केस ही है। तो 2 वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने पीछे में सीखा ही है कि 2 वेक्टर अगर कोलिनियर है तो क्या होगा। तो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास में 3 पॉइंट है, लेट से ये 3 पॉइंट है, तो ये कोलिनियर है तो कैसा होगा, आपको दिखेगा ऐसा दिखेगा। पता है आपने कोलिनियरिटी 9 टाइप में प्रूव कर रखी है, एरिया जीरो कर देते थे, आगे जाके हम स्ट्रेट लाइन के अंदर भी देखते हैं, तो वहां जाके स्लोप की वैल्यू आपको क्या करते थे, इक्वल कर देते थे 2 सेगमेंट की। तो बहुत सारे तरीके से आप कोलिनियरिटी को प्रूव कर सकते हैं, और वेक्टर के अंदर आगे बढ़ोगे तो आप एरिया की मदद से भी कोलिनियरिटी को चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल है, इसको अच्छे से पकड़ो तो आपको वेक्टर के अंदर फील आएगी कि एक्चुअली वेक्टर को हम कैसे आगे एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर है, फिर ये बी जिसका स्मॉल बी वेक्टर है, और सी पॉइंट जिसका स्मॉल सी वेक्टर है। अगर ये कोलिनियर है तो इनको मिलाएंगे तो एक ही लाइन में आने चाहिए, क्या आना चाहिए, एक ही लाइन में आने चाहिए, ठीक है। अब हमने देखा होगा पिछले लेसन में आपको पढ़ाया था कि ये जो वेक्टर होते हैं ये पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो, किसी वेक्टर को ओरिजिन से किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया जाए तो वो एक तरह से एक पोजीशन वेक्टर हमें देता है, ठीक है। तो ये आपका ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये मैंने क्या लिया, ओरिजिन ले लिया, ठीक है। अब देखो आगे आगे मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ। आप यहां से देखोगे तो आपको 2 वेक्टर नजर आएंगे, क्या नजर आएंगे, 2 वेक्टर नजर आएंगे। एक तो यहां से देखोगे तो ए बी नजर आ रहा है और एक बी सी वेक्टर नजर आ रहा है। देखो ये वाली डायरेक्शन देखेंगे तो कितना है, ए बी है, देख पा रहे हो। आप यहां से देखोगे तो एक तो ए बी वेक्टर नजर आना चाहिए और एक क्या नजर आना चाहिए, बी सी वेक्टर। आपको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि यहाँ पे ए बी वेक्टर कौन सा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या मेरा ए बी वेक्टर है, रेड कलर दिख रहा है, और ये आगे वाला पार्ट देख पा रहे हो, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बी सी वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बताओ ये ए बी एंड बी सी आपस में क्या है,
आप कहोगे ये सारे तो बिल्कुल एक जैसे पैरेलल जैसे दिख रहे हैं, ए बी और बी सी, इनको देखोगे तो ये पैरेलल ही है भाई, ये ए बी यहाँ तक और फिर इसके आगे क्या है, बी सी है। अब मैंने बोला है तो फ्री होता है, अगर ये फ्री है तो इसको मैं हटा के इसके सामने लेके आ सकता हूँ, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पैरेलल कहलाएंगे। तो कोलिनियरिटी को अगर मैं टुकड़े करके आगे लेके जाऊं तो वो पैरेलल की कंडीशन भी आ जाती है, और पैरेलल वाली कंडीशन में क्या करते हैं, एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम दूसरा वेक्टर होता है। तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है दोनों के बीच में रिश्ता, तो आप कहोगे पैरेलल में दोनों के बीच में रिश्ता होता है लैम्डा टाइम का। तो बी ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, तो बच्चों आपको ध्यान हो तो ए बी वेक्टर मैंने समझा रखा है, ये कितना होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर की बात करेंगे तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रायंगल लॉ से इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। और ये भी बताया था ए से बी तक जाना है तो बी में से ए हटाते हैं, तो ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इतना ठीक है। अब बच्चों यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा सी वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ से देखो ए वेक्टर बी वेक्टर के कोफिशिएंट कितना आ जाएंगे, 1 माइनस ये 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और सी वेक्टर के कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, तो सी वेक्टर के कोफिशिएंट देखेंगे तो माइनस का लैम्डा हो रहा है इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आ रहा है, ए वेक्टर के साथ कोई कोफिशिएंट है, बी वेक्टर के साथ कोई कोफिशिएंट है और सी वेक्टर के साथ कोई कोफिशिएंट है, और इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये रिजल्ट आपको कुछ न कुछ एक्सप्रेशन का फॉर्म देगा, एक्स टाइम ए वेक्टर वाई टाइम बी वेक्टर और जेड टाइम सी वेक्टर लिख रहा हूँ, तो इक्वल टू 0 तो बन ही रहा है। तो बताओ मुझे यहाँ पे एक्स क्या है मेरा, तो एक्स है आपका -1, वाई कितना है 1 प्लस लैम्डा और जेड कितना है माइनस लैम्डा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग ये कि इन तीनों का समेशन क्या है, इन तीनों का समेशन 0 आ रहा है। देख लो ये कितना है, -1 है, तो -1 1 प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा, इन तीनों का समेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बच्चों अगर आपके कोलिनियर हैं ए वेक्टर 3 पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, ए यहाँ पे बी समझ लेना, ठीक है, ए बी एंड सी 3 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर आपको पता हो, और इसके पोजीशन वेक्टर के बाद में अगर आप उसको कोलिनियर कह रहे हो, क्या कह रहे हैं, कोलिनियर कह रहे हैं, तो कोलिनियरिटी के केस में हम इनको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी जगह पे ऐसी स्टेटमेंट लिखी मिल जाए, स्टेटमेंट क्या होगी, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर है सी वेक्टर कोई 3 वेक्टर है जो आपस में कोलिनियर है और उनको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर प्लस जेड टाइम सी वेक्टर, ये 0 हो रहा है, तो उसके साथ में हमेशा क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 ऑलवेज रहेगा। क्या रहेगा, ऑलवेज 0 रहेगा अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर 0 है। तो देखो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि आपको, ठीक है, ए बी एंड सी ये कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है। तो आप लिख सकते हो एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर प्लस जेड टाइम सी वेक्टर इक्वल टू 0, और वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये प्रूव आपने कर लिया। सेकंड स्टेटमेंट ये होती है कि यदि ये 3 वेक्टर है और ये नॉन कोलिनियर है, क्या है, नॉन कोलिनियर है, और फिर भी आप ऐसा लिख रहे हो एक्स टाइम ए वेक्टर वाई टाइम बी वेक्टर और जेड टाइम सी वेक्टर इक्वल टू 0, देन क्या होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। नॉन कोलिनियर से ऐसा एक्सप्रेशन 0 बन रहा है तो वहां पे केवल और केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि x y और z ये वैल्यू इंडिविजुअली 0 आ जाए, क्या जाए, इंडिविजुअली 0 आ जाए, अदरवाइज तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो और ये सिमिलर केस हमने देखा है 2 वेक्टर जैसा ही है, तो इसलिए 3 पॉइंट या 2 वेक्टर की बात करें तो कोलिनियरिटी की कंडीशन एक ही तरह से होती है, लेकिन यहाँ पे हम 2 वेक्टर की बात करेंगे, 2 वेक्टर कोलिनियर है तो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और अगर 3 वेक्टर, अगर यहाँ पे 3 पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर के साथ में एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूँ, 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उससे केस में पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख रहे हो तो आप इसे रिजल्ट से एक्सप्रेस करोगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 वेक्टर दे देंगे तो सिंपली वेक्टर बोलेंगे बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, और 3 पॉइंट दे दें तो वहां पे पोजीशन वेक्टर आप बोलोगे। वेक्टर के साथ में पोजीशन वेक्टर लगाना गलत है, लेकिन पॉइंट के साथ पोजीशन वेक्टर आप लगा सकते हो।
तो समझ गए, हमारे पास में क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं, या तो दो वेक्टर दे देंगे अलग अलग, ठीक है, और वो कह देंगे कोलिनियर या नॉन कोलिनियर है, या 3 पॉइंट बोलेंगे। तो 3 पॉइंट के केस में आप ये कोलिनियरिटी की कंडीशन अप्लाई करोगे। उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम ये यहाँ पे। अब देखो ये लास्ट में जो कंक्लूजन हमने लिखा है, ये कंडीशन यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, दिस कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट ए बी सी इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, जो मैंने बात अभी जस्ट पूरी रिपीट की है वो यही थी कि पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड है। और इस सेकंड वाला केस क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ए बी सी कोलिनियर है, इट डज नॉट इम्प्लाई कि ए बी सी कोलिनियर हो, ठीक है, ये वाली कंडीशन निकल के आ रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास में 3 पॉइंट है। अब 3 पॉइंट है और इसको कोलिनियर प्रूव करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 वेक्टर बनाओगे। क्या करोगे, 2 वेक्टर बनाओगे। तो मैं पहले कौन सा वेक्टर बनाऊंगा, ए बी वेक्टर, और फिर बी सी वेक्टर बनाओगे, बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह देखेंगे। तो आप बताओ ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे। तो आप लिखोगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। ओ बी वेक्टर कितना बनेगा, तो इस बी वेक्टर के साथ में आई जे के जोड़ दो, तो 2i 0k 0j और k माइनस, और ए कितना आएगा, i प्लस 3j प्लस 2k आ जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2i और ये -i, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3i, ठीक है। ये 0 है और इधर माइनस, तो माइनस का 3j, और ये आ जाएगा k माइनस, तो ये माइनस का k आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब ऐसे में बी सी वैक्टर लिखता हूँ, ठीक है, इतना ही करना है आपको, बी सी वैक्टर लिखना है। तो बी सी वैक्टर क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ बी, जहाँ एंड होता है वही से शुरुआत करते हैं। तो ओ सी कितना है, 4i प्लस 6j और 3k माइनस, ये पहला वाला हो गया। और ओ बी तो हमने पहले भी लिखा था, जिसको फिर से लिख रहे थे, -2i प्लस 0j और k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ 6i आ रहा है प्लस 6j और कितना आ रहा है, प्लस 2k, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा, माइनस का 3i माइनस का 3j और माइनस यहाँ पे प्लस, हाँ माइनस का k आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का k आ जाएगा। अब देखिए ये बी सी वैक्टर आ गया। अब ये वाली वैल्यू आप देखो, ये अंदर की वैल्यू और ये वाला वैल्यू ये सेम ही तो है, ये दोनों क्या जो मैंने गोले बना रखे हैं दोनों सेम है। तो मैं बी सी वैक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम क्या लिख सकता हूँ, मैं ए बी वैक्टर लिख सकता हूँ। तो बी सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए बी आ रहा है, नहीं आ रहा है, बी सी यहाँ पे लैम्डा कितना है, तो ये कंडीशन कौन सी बन रही है, बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वैक्टर, और बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वैक्टर की कंडीशन से क्या कह सकते हैं कि आपके पास में ये कोलिनियरिटी की कंडीशन आ रही है। इसकी कंडीशन आ रही है, कोलिनियरिटी की कंडीशन आ रही है। आप खुद सोचो कि आपने 3 पॉइंट थे, ये कोलिनियर थे, तो आपने यहाँ से 2 वेक्टर बना दिए, एक तो ए बी वैक्टर बना दिया और एक बी सी वैक्टर बना दिया। तो ए बी और बी सी आपस में क्या होगी, तो ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल। और 2 वेक्टर की पैरेलल की कंडीशन क्या है, तो एक वेक्टर में से कुछ कॉमन निकालें तो एग्जैक्टली दूसरा वेक्टर बन जाए उसमें, एक वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन टाइम दूसरा वेक्टर, तो ये कोलिनियरिटी कंडीशन होती है। तो यहाँ से ये आपको कोलिनियर का केस समझ में आ गया होगा। आगे जाके कोलिनियरिटी की और भी हम केस समझेंगे, लेकिन ये बेसिक आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये आपके बच्चों जेई 2019 का क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि रिसेंट एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमको इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस समझनी है। तो देखो जैसा हमने केस पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही केस है कि यहाँ पे ए एंड बी क्या है, नॉन कोलिनियर है। अब यहाँ पे बोला गया है कि एल्फा वेक्टर, देखो एल्फा वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, के माइनस 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और बीटा इज इक्वल टू 4k माइनस 2 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, एल्फा एंड बीटा कोलिनियर है। एल्फा एंड बीटा क्या है, कोलिनियर है, देख पा रहे हो। अब एल्फा और बीटा, एल्फा बीटा कोलिनियर है, तो क्या होगा, एल्फा वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम क्या होगा, बीटा वेक्टर होगा नहीं होगा बताओ। अगर एल्फा बीटा कोलिनियर है तो ये कंडीशन तो होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए थी, ये कंडीशन आपको यहाँ से अप्लाई करनी है। अब एल्फा टाइम इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बीटा वेक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है।
और मुझे फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। क्या करनी है? के की वैल्यू। तो पहले एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बीटा वेक्टर लिखेंगे। लिख दें एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बीटा वेक्टर। तो के माइनस 3 इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो आगे मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो के माइनस 2a बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम 4k माइनस 2 मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा से, और ये भी कितना हो जाएगा 3 लैम्डा और बी वेक्टर। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए आपके सामने तो कंपेयर कर लिया करो। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हमने सीखा था या तो इंडिविजुअली कोएफिशिएंट को 0 कर दो या कंपेयर कर दो, तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। तो मैं इंडिविजुअली कोएफिशिएंट वाला केस ले लेता हूँ। तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना आएगा? तो के माइनस 3, और यहाँ से देखेंगे तो माइनस 4k लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से बी वेक्टर देखेंगे तो बी वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, और ये माइनस का बच्चा आ गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या दिखा था कि यदि हमारे पास में दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है, क्या है? दो वेक्टर क्या है? नॉन कोलिनियर है, और फिर भी एक्स ए प्लस वाई बी की वैल्यू 0 हो रही है। दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है और फिर भी ये 0 हो रहे हैं, तो इस केस में ये होता है कि एक्स और वाई दोनों ही 0 करने पड़ते हैं। दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है फिर भी एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0 होती है, तो उसमें क्या होता है? एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। तो यहाँ से आप देखो क्या होगा, थोड़ा सा हम पीछे वाला केस देखते हैं जस्ट, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो बच्चों आपका के माइनस 3 एक्स का वैल्यू के माइनस 3 माइनस 4k लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये 0 होनी चाहिए। और y की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस 3 लैम्डा, ये भी 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ रही है, निकल के आ रही है लैम्डा की वैल्यू 1/3। इसको यहाँ पुट करो। जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा तो देखो a माइनस 3, ठीक है, a माइनस 3 और a 1/3 पुट करेंगे तो कितना होगा? 4k/3 प्लस 2/3 आ जाएगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो कितना होगा सॉल्यूशन? देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, k माइनस 4k/3, तो ये तो हो गया माइनस का k/3 प्लस ये -3 और 2/3 है तो -9, कितना हो गया बच्चों? -9 प्लस 2/3। थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लो, ये ऐसा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ये प्रॉपरली कर लेता हूँ। ये कॉन्स्टेंट वाला पार्ट माइनस का 7/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 7/3, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगी। कोई गलती कर दी? आई थिंक ये लगता है गलती होगी हमसे। हाँ, कितना है? k माइनस 3 माइनस 4k, मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक बार ऑप्शन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से सही किया है हमने, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो k की वैल्यू -7 निकल के यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर कोई करेक्शन है तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर दो वेक्टर 0 है तो x टाइम a वेक्टर इक्वल टू y प्लस b वेक्टर की कंडीशन में x और y इंडिविजुअली को 0 करना होता है। ये एग्जैक्टली हम प्रूव भी कर चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट वाले लेसन में, ताकि ये वाली वीडियो की लेंथ ज़्यादा भी नहीं हो और हमको सारी चीज़ समझ में भी आ जाए, एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो उसमें मैं आपको कोप्लिनियरिटी की कंडीशन समझाऊंगा। हालांकि बहुत ही ईजी है कोप्लिनियरिटी वाली कंडीशन और कोलिनियरिटी वाली। तो कोलिनियरिटी हमने अच्छे से समझ लिया है, और कोप्लिनियरिटी कंडीशन क्या होती है तो उस पार्ट को समझना है। तो थोड़ा सा मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ ताकि आप दिक्कत भी इसके अंदर कोई फेस करें तो समझ सकें। चलिए, तो यहाँ पे कोप्लिनियरिटी की हमें दो कंडीशन देखनी है। ये कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर है और दूसरी कंडीशन है 3 वेक्टर हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर दो वेक्टर हैं तो वो तो ऑलवेज कोप्लिनियर होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके पास में दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक ऐसे दूसरा बी वेक्टर है, तो दोनों एक ही प्लेन में तो होंगे। ये दोनों क्या होंगे? आप जैसे कई दो वेक्टर रखते हो तो उससे एक प्लेन हमेशा बन ही जाता है। जैसे मैंने ये दो रखे, अब इन दोनों को मैं जैसे भी रखूंगा तो उनको आप फ्री वेक्टर हैं तो इसको ऐसे पहले हवा में अलग अलग थे, इनको आप नजदीक लेके आ जाओ डायरेक्शन चेंज किए बिना, और अब देखोगे तो एक प्लेन बन गया। आप कैसे भी घुमा दो एक प्लेन तो बनता ही है। तो हमें याद रखना है कि दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं। दो वेक्टर क्या होते हैं? हमेशा एक प्लेन में होते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, ऐसे दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। दो वेक्टर क्या होते हैं? ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। अब अगला केस है 3 वेक्टर। अगर 3 वेक्टर है तो उनकी कोप्लेनरिटी कंडीशन क्या होती है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझने वाला पार्ट भी है।
ठीक है, तो तीन वेक्टर की कोप्लेनरिटी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बच्चों तीन वेक्टर का कोप्लेनर का मतलब समझना हो समझो। देखो ये दो वेक्टर तो मैंने बताया थे प्लेन में होते ही है। अब ये तीसरा वेक्टर मेरे हाथ में है। अब ये इनके साथ कोप्लेनर है। इसका मीनिंग क्या होता है, यदि ये वेक्टर ऐसे हो, इनके साथ ही ज्वाइन हो रहा हो, आप देख पा रहे हो, अगर वो ऐसे ज्वाइन हो रहे हो, देखो इसके ऊपर मैं एक किताब रख पा रहा हूँ, इन तीन पेनों के ऊपर अगर मैं कोई किताब रख पा रहा हूँ, मोबाइल रख पा रहा हूँ, तो ये तीनों कोप्लेनर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तीनों कोप्लेनर कहलाते हैं। और अगर ये बीच में हवा में आ जाए, ऐसे ऊपर आ जाए, तो अब इनके बीच में क्या होगा, दो तो प्लेन में होते हैं और एक ऊपर आ गया है, तो तीनों आपस में क्या है, नॉन कोप्लेनर कहलाएंगे। और ये बिल्कुल इसी के प्लेन में आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। तो कोप्लेनर कंडीशन ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आ रही है, ऐसा हो जिसमें तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, या ऐसे रखने के ऊपर आप एक मोबाइल या कुछ ऐसी चीज रख पाओ जो इन तीनों को टच कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कोप्लेनर की कंडीशन बोलते हैं। अब उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली क्या होता है, अगर हमारे पास में तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, क्या है, तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो हम किसी दो को की मदद से किसी तीसरे वेक्टर लिख सकते हैं। एनी वन ऑफ देम कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, यानी किसी एक को बाकी दो के एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किसी एक को बाकी दो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे लिखा है सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम बी वेक्टर, तो ऐसा लिख सकते हैं। यानी मेरे पास में तीन वेक्टर है, समझना, ये ए वेक्टर है, ऐसे ही ये कोई बी वेक्टर है, और ऐसे कोई ये सी वेक्टर है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर तीनों एक ही प्लेन में है तो मैं किसी एक वेक्टर को जैसे कि सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा एन, या लिखना चाहे तो एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मुझे लिखना है ए वेक्टर को तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स टाइम बी वेक्टर प्लस वाई टाइम सी वेक्टर, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब बच्चों को इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कि सर ऐसा क्यों लिखते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप 2D के अंदर जानते हो, ये आपका एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, और इस साइड में कोई मैंने आर वेक्टर लिखा है और इसके पॉइंट एक्स कमा वाई है, तो बताओ मुझे आर वेक्टर क्या लिखते हो आप, एक्स टाइम आई कैप वाई टाइम जे कैप, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? तो बताओ ये आर वेक्टर है, ये आर क्या है, एक्स वाई के प्लेन में है या नहीं, आर क्या है, एक्स वाई के प्लेन में। तो ये एक्स वाई और आर, एक्स के अलोंग क्या होता है, आई कैप होता है, वाई के अलोंग क्या होता है, जे कैप होता है, और ये आर कैप है। तो आप बताओ मुझे आई वेक्टर, जे वेक्टर और आर वेक्टर, ये तीनों एक ही प्लेन में है या नहीं, आई वेक्टर, जे वेक्टर एंड आर वेक्टर, ये तीनों एक ही प्लेन में। तो मैंने आर वेक्टर को लिखते समय क्या किया है, आई वेक्टर यानी इस वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया है और जे के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी पहला वाला वेक्टर इनटू समथिंग, दूसरा वाला वेक्टर इनटू समथिंग, इन दोनों को एडिशन से मैं तीसरा वेक्टर लिख सकता हूं। तो ये तो लाइन लिखी है, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर का मतलब x की पावर 1 और y की पावर 1, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू, यहाँ पे मैंने i और j ले रखे, ऐसे आप a वेक्टर और b वेक्टर भी ले सकते हो। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोप्लेनर है तो एनी वन कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर, ठीक है। तो इस पॉइंट से देखेंगे। अब आगे आपको क्या आएंगे, चार पॉइंट दे रखे होंगे, ऐसे चार पॉइंट दे रखे होंगे, ए बी सी और डी, और फिर कहेंगे इसकी कोप्लेनरिटी कंडीशन बताओ। तो उस केस में बच्चों आपको आगे जाके बॉक्स प्रोडक्ट सिखाया जाएगा और बहुत सारे मेथड हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अभी ये बेसिक फंडामेंटल था कोप्लेनरिटी कंडीशन, जिसमें एक वेक्टर को अदर टू वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। ये बेसिक मेथड है, इससे भी इजिएस्ट कई सारे मेथड हैं और हम एग्जाम में इस मेथड की बजाय वो आगे जो आएंगे उस मेथड से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल है। ये अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो वेक्टर की आपको फील आती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा नहीं हो तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देकर छोड़ देता हूँ और फिर आपको समझना है। यहाँ पे तीन वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और हमें प्रूव करना है कि कोप्लेनर है। तो देखो अगर कोप्लेनर है तो मैं ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम बी वेक्टर प्लस वाई टाइम सी वेक्टर लिख सकता हूँ, एक्स टाइम बी वेक्टर अगर कॉम्बिनेशन है। तो ये तो क्या है, बेसिक फंडामेंटल है कोप्लेनरिटी का, बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम, यहाँ पे बी वेक्टर लिखो, ठीक है, और वाई टाइम सी वेक्टर। आप कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिखा है तो इधर बी और सी आना चाहिए, अगर यहाँ बी रखा हुआ था तो यहाँ ए और सी आते हैं, ठीक है।
अब ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर रहने दो, आई माइनस जे माइनस 2k इज इक्वल टू एक्स टाइम बी वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j और प्लस k है, और वाई टाइम 7i माइनस 3j और ये 4k। ठीक है, अभी हम बेसिक मेथड पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने समझाया ऐसी जब कंडीशन होती है तो कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आई का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, इधर आई का कॉफिशिएंट कितना है 2x, और कितना है आई का कॉफिशिएंट 7y। एक कंडीशन बन जाएगी। ऐसे जे का कॉफिशिएंट देखेंगे तो -1 है, राइट साइड में जे का कॉफिशिएंट कितना है 3x और कितना है माइनस का 3y। ये कॉफिशिएंट की कंडीशन बन जाएगी सेकंड। और तीसरी जे का कॉफिशिएंट के का कॉफिशिएंट कितना है, लेफ्ट में -2 है, राइट में देखेंगे तो कितना है x माइनस का 4y। ये तीन कंडीशन आ गई। आगे अब आप क्या करोगे, फर्स्ट टू को सॉल्व करोगे, इनको सॉल्व करो, सॉल्व एंड गेट x एंड y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y मिल जाएगी। दो इक्वेशन दो नॉन सॉल्व करने आते हैं। अगर यहाँ से सॉल्व करने पे हमें x और y की वैल्यू मिल रही है और वो वाली वैल्यू थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, अगर सेटिस्फाई कर जाए तो समझ जाना कि तीनों क्या थे। अगर थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए तो समझ जाना ये तीनों वेक्टर क्या थे, कोप्लेनर थे। और अगर थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ये कोप्लेनर नहीं थे। तो कोप्लेनरिटी कंडीशन समझ में आएगी। किसी एक वेक्टर को दो के समेशन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो यहाँ पे तीन इक्वेशन बनती है, दो अननोन वाली। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी या अननोन मिलेगी उसको थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाना होता है। कर जाए तो कोप्लेनर, नहीं करे तो नॉन कोप्लेनर। ये बेसिक फंडामेंटल अप्रोच होता है कोप्लेनरिटी चेक करने का। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या देखा, रिजल्ट निकालना सीखा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास थी। कोलिनरिटी चेक करना सीखा, दो वेक्टर या 3 पॉइंट की। और ऐसे कोप्लेनरिटी की बात करी हमने तो कोप्लेनरिटी में दो वेक्टर तो ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, और तीन वेक्टर की कोप्लेनरिटी की हमने कंडीशन ये देखी। और इसको आगे जाके इजीएस्ट मेथड में देखेंगे जिसको अपन बॉक्स प्रोडक्ट का नाम देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट और उनके एप्लीकेशन। थैंक यू।